मैडम बच्चों, आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान के सामाजिक और आर्थिक आधारों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के संविधान की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ बताईं, और ये आपको पता है कि किसी भी देश का जो संविधान है वो वहाँ की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो जहाँ तक हम बच्चों स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड की जो बहुत ही छोटा ये देश है, यहाँ की जनसंख्या लगभग 50 लाख है और 16,000 वर्ग मील भूमि पर ये फैला हुआ है। ये विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है। स्विट्ज़रलैंड की विशेषता ये है कि यहाँ के लोग बहुत ही शांति प्रिय हैं और स्विट्ज़रलैंड एक तटस्थ देशों में से माना जाता है। तो बच्चों, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन होता है वो स्विट्ज़रलैंड में भी किया जाता है। तो स्विट्ज़रलैंड की जब हम व्यवस्था को देखते हैं और ये समझ में आता है कि इसका इतना महत्व क्यों है जबकि इतना छोटा देश है, तो इसकी राजनीतिक संस्थाएं के चलते स्विट्ज़रलैंड की राजनीतिक व्यवस्था का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। स्विट्ज़रलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आपको पता है प्रजातंत्र के 2 प्रकार होते हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। तो स्विट्ज़रलैंड में हमको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र दिखाई देता है। यहाँ पर किसी भी कानून का जो प्रारंभ है वो भी जनता ही करती है और उसकी समाप्ति भी जनता ही करती है। तो जनता प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक सहभागिता करती है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड युगों से गणराज्य रहा। यहाँ के नागरिक राजतंत्र को स्वीकार नहीं करते थे, गणतंत्र में विश्वास था, क्योंकि उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं राजा जो है, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वंशानुगत हो, वो निरंकुश हो जाता है। और ये एकल कार्यपालिका के स्थान पर स्विट्ज़रलैंड बहुल कार्यपालिका स्वीकार करता है, और यही कारण है कि यहाँ पर बहुल कार्यपालिका है और कार्यपालिका शक्ति 7 व्यक्तियों में निहित है, जिसका कि अपन बाद में अध्ययन करेंगे। स्विट्ज़रलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेने का अधिकार है। तो बच्चों, ये तो कुल मिला के इसका परिचयात्मक संदर्भ हो गया। अब हम ये देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड की सामाजिक व्यवस्था के आधार क्या हैं। सबसे पहला आधार है विविधता में एकता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्विट्ज़रलैंड में भाषा, धर्म और संस्कृति के भेद पाए जाते हैं, लेकिन इन भेदों के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावना हमको स्विट्ज़रलैंड में दिखाई देती है। स्विट्ज़रलैंड में 74% जर्मन है, 20% फ्रेंच है, 5% इटालियन है, 1% रोमन है। तो ये सारी भाषाएं हैं। इन सभी भाषाओं को वहाँ राजभाषा का दर्जा दिया गया है ताकि किसी में भी कोई डिस्प्यूट होने की संभावना नहीं रहे। स्विट्ज़रलैंड के जो लोग हैं वो सुसभ्य हैं, दयावान हैं, सहिष्णु हैं, सहनशील हैं, एक दूसरे के प्रति वो सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रहते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड का जो समाज है वो सभ्य समाज है, सुसंस्कृत समाज है। और यही कारण है कि स्विट्ज़रलैंड जो है उस यदि हम देखें तो वहाँ किसी तरह की कोई डिस्प्यूट जो है वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा आधार है सुसंस्कृत और व्यवहारिक दृष्टिकोण से संपन्न समाज। स्विट्ज़रलैंड समाज सुसंस्कृत है, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ के नागरिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं, पूर्ण तरीके से जीवन को जीते हैं। कोई भी संस्था के प्रति यदि इनका कोई दायित्व होता है तो उसको पूर्ण निष्ठा के साथ वो पूरा करते हैं। उसमें किसी भी तरह की वो कोई भी, हम जिसे कहते हैं कि किसी भी तरह की अड़चन जो है वो नहीं लगाते। अपने दायित्वों के प्रति वो सजग हैं, अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। स्विट्ज़रलैंड में कहीं कहीं सैद्धांतिकतावाद की जगह हमें व्यवहारिकतावाद ज़्यादा दिखाई देता है। संघीय सभा और संघीय परिषद, जैसा कि बच्चों आपको पता है और आगे भी हम पढ़ेंगे, संघीय सभा वहाँ की व्यवस्थापिका है, संघीय परिषद वहाँ की कार्यपालिका है। इन दोनों के बीच संबंध अच्छे हैं। संघीय परिषद में आगे मैं आपको बताऊंगी कि जो कार्यपालिका शक्ति वो 7 व्यक्तियों में निहित होती है, और संघीय सभा और संघीय परिषद एक दूसरे के तालमेल के साथ कार्य करते हैं। यदि संघीय परिषद की जो अधिवेशन होते हैं उसमें संघीय सभा भी अपनी राय देती है, और संघीय सभा की जब अधिवेशन होते हैं तो संघीय परिषद के सदस्य जाते हैं, उनसे जवाब पूछे जाते हैं। अगर वो किसी स्तर पर सेटिस्फाई नहीं कर पाते संघीय सभा को तो भी वो बने रहते हैं, उनको इस्तीफ़ा देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से किसी तरीके की उठक पटक की जो राजनीति है वो हमको स्विट्ज़रलैंड में दिखाई नहीं देती। तीसरी जो इसकी सामाजिक व्यवस्था है उसमें आता है स्विस लोगों का चरित्र। स्विस लोगों का चरित्र, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ईमानदार होते हैं, सहिष्णु होते हैं, किसी भी तरीके से वो आपस में नहीं लड़ते झगड़ते हैं, और इस तरीके से वो करते हैं अपना कार्य कि सभी जने सेटिस्फाई रहें और सभी का विकास हो। कोई एक व्यक्ति विकास की पराकाष्ठा पे नहीं हो, सबको राज्य अधिकार देता है कि सभी अपने अपने तरीके से अपना विकास कर सके। नेक्स्ट है तीव्र आर्थिक
असमानता का अभाव। हॉब्सन के अनुसार धनवानों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को नष्ट कर देती है ना। तो निर्धन भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए और धनवानों का धन भी नहीं होना चाहिए। तो स्विट्ज़रलैंड की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर मध्यम वर्गीय जो प्रधानता है वो दिखाई देती है। मध्यम वर्ग का प्रबल यहाँ पे बाहुल्य है। निम्न मध्यम वर्ग है, धनी वर्ग है, लेकिन धनी वर्ग अपने धन के आधार पर अहम की भावना को डेवलप नहीं करता है, विकसित नहीं करता है। वो सबके हितों को देख कर कार्य करता है। और जो निम्न वर्ग है वो भी अपने दायित्वों की पूर्ति करता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार है या जो भी राजनीतिक व्यवस्था है वो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर यहाँ पर नीतियों का निर्माण होता है। तो यहाँ आर्थिक जो असंतोष है वो दिखाई नहीं देता। उग्र दलबंदी और व्यावसायिक राजनीतिकों का अभाव। स्विट्ज़रलैंड में दलबंदी नहीं है, क्योंकि दलबंदी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अभिशाप होती है। वो कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था को सही रूप से कार्य नहीं करने देती। तो स्विट्ज़रलैंड में दलबंदी उग्र नहीं है, राजनीतिक दलों की बुराइयों से ही ग्रसित नहीं है। यहाँ पर जो राजनीतिज्ञ हैं वो बहुत ही ईमानदार हैं। भारत की तरह व्यावसायिक राजनीतिज्ञ की जमात यहाँ पे नहीं है। ये व्यावसायिक राजनीतिज्ञ क्या करते हैं, राजनीति को भ्रष्ट कर देते हैं और षड्यंत्र करते रहते हैं, जनता को गुमराह करते रहते हैं और ये दल जल भावनाओं के साथ खेलते हैं। लेकिन ऐसी जो स्थिति है वो स्विट्ज़रलैंड में नहीं है। यहाँ पर इसीलिए बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया और ये माना गया है कि कहीं ना कहीं शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसीलिए कार्यपालिका में शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में निहित न होकर 7 व्यक्तियों के हाथ में निहित है। तो ये बात हो गई, उग्र दलबंदी से ये मुक्त है स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है वीर पूजा का सिद्धांत का अभाव और लोकतंत्र की जागरूकता। स्विट्ज़रलैंड में लोकतंत्र के आदर्शों के प्रति, मूल्यों के प्रति वहाँ की जनता जागरूक है। समानता, भ्रातृत्व और स्वतंत्रता का सिद्धांत पर आधारित है। वीर पूजा की भावना वहाँ पर नहीं है। बच्चों, वीर पूजा से क्या मतलब है? वीर पूजा से मतलब यह है कि कुछ विशेष नेताओं के प्रति जब जनता का पूर्ण विश्वास होता है वो उनकी पूजा करने लगती है, उनके कहे को मानने लगती है और उनके हाथ में नेतृत्व रहता है, तो ये वीर पूजा कहलाती है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ कोई चमत्कारिक व्यक्तित्व नहीं है। जैसे भारतीय संबंध में साउथ के संदर्भ में हम देखते हैं तो चमत्कारी व्यक्तित्व हमें कई बार दिखाई देते हैं जो कि राजनीति को प्रभावित करते हैं। जैसे नेहरू जी का व्यक्तित्व था, इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व था। हम देखें तो चमत्कारिक व्यक्तित्व रहा जिसने कि भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। लेकिन ऐसा चमत्कारिक व्यक्तित्व हमको स्विट्ज़रलैंड में दिखाई नहीं देता है। स्विट्ज़रलैंड में आज भी जनसभाएं, लोक निर्णय और आरंभक ये लोकतंत्र के प्रमुख उपकरण हैं, इनको वहाँ पे स्वीकारा गया है। जो वहाँ पे कैंटन है, कैंटन वहाँ राज्य को कहते हैं, वहाँ पर अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और वहाँ जनता ही किसी कानून की, किसी विधेयक की शुरुआत करती है और समाप्ति भी जनता ही करती है। तो संपूर्ण सत्ता जनता के हाथ में है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन नहीं चलता है, जनता स्वयं राज्य के कार्यों में भाग लेती है। तथा साथ ही साथ व्यवस्थापिका जो है वो अपनी जो भूलें होती हैं उन पर भी जनता नियंत्रण रखती है, उनकी त्रुटियों को उनके अवगत कराती है, जनप्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखती है। और एक बहुत बड़ी बात स्विट्ज़रलैंड में देखी जाती है कि वहाँ स्थानीय जो व्यवस्था है वो बहुत ही सशक्त है। स्थानीय व्यवस्था वहाँ पे सशक्त है। वहाँ 3 तरह की नागरिकता है, कम्यून की नागरिकता, कैंटन की नागरिकता और स्विस संघ की नागरिकता। तो 3 तहरी वहाँ नागरिकता है। तो ये तो सारी बातें हो गई बच्चों, उसकी सामाजिक आधार क्या हैं। अब हम देखते हैं आर्थिक व्यवस्था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्विट्ज़रलैंड के जो लोग हैं वो बहुत ही सुसभ्य हैं, वो अपनी ईमानदारी से कार्य करते हैं, अपना विकास करते हैं और साथ साथ ही आर्थिक विकास की ग्रोथ को वो बढ़ाते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड लोगों का जीवन स्तर विकसित देशों की तुलना में बहुत ही उच्च है। विकासशील देशों की तुलना में तो है ही, विकसित देशों से भी बहुत ही उच्चतर है। और यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य बहुत है, तो पर्यटन का जो उद्योग है उसको बहुत बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में घड़ियों का ये निर्माण स्थल है और यहाँ काफ़ी उद्योग विकसित होते हैं। प्रमुख उद्योग है डेयरी उद्योग, कुटीर उद्योग जो कि बहुत ही विकसित अवस्था में है। आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है उदारवादी अर्थव्यवस्था से लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की ओर। इसका मतलब यह है कि पहले यहाँ पे उदारवादी अर्थव्यवस्था थी जिसमें जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके द्वारा ये कहा गया था कि व्यक्ति के निजी क्षेत्र में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा, राज्य कम से कम हस्तक्षेप करेगा, व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देगा। लेकिन उस स्थिति में कहीं ना कहीं एक असमानता की स्थिति सामने आई और 2 वर्ग बनने लगे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। फिर बाद में इसमें सुधार किया गया और ये कहा गया कि राज्य को अधिकार है कि वो व्यक्ति के ऊपर आवश्यक प्रतिबंध लगाए। तो वर्तमान में जो कमज़ोर वर्ग है उसके ऊपर ध्यान दिया गया, उनके आर्थिक हितों की बात की गई, उनके लिए आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया। कमज़ोर वर्ग जो है
इनके लिए कहा गया कि जो इनका जो दायित्व है, इनके हितों की रक्षा का दायित्व वो राज्य के ऊपर होगा। तो आज हम ये कह सकते हैं कि उदारवादी व्यवस्था से वहाँ पर लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हुआ है। तो आर्थिक दृष्टि से ये सुदृढ़ है और विश्व के काफ़ी देशों में इसने अपनी विश्व में एक अच्छी पहचान इसने बना रखी है। तो बच्चों, आज हमने ये स्विट्ज़रलैंड के सामाजिक और आर्थिक आधार देखे संविधान के। अगली कक्षा में हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान के विशेषताओं का अध्ययन करेंगे।